हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। दिस इज सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट पार्ट 4। आपने पहले 3 पार्ट पसंद किए, आपको मज़ा आया, बहुत खुशी हुई हम लोगों को ये जानकर। ठीक है, बस उसी तर्ज पर आपके लिए एक और सेशन लेकर आया हूँ जिसमें आपको उतना ही मज़ा आएगा, बल्कि ज़्यादा आने की भी इसमें गुंजाइश है। ठीक है, और मैं ये भी उम्मीद आपसे कर रहा हूँ कि आप रीजनिंग के या मैथ्स के सेशन भी पसंद कर रहे होंगे। ठीक है, बस मैं उन लोगों से माफ़ी चाहता हूँ कल के लिए, जिनका कल का सेशन टाइमिंग चेंज होने की वजह से मिस हो गया। कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अब ये यूट्यूब पर है तो कुछ भी मिस नहीं होता है आपका, है ना। आप उसको बाद में भी देख सकते हैं। ठीक है, लाइव का मतलब ये नहीं होता है कि सिर्फ एक बार आएगा, एक बार लाइव आता है उसके बाद रिकॉर्ड हो गया, फिर वो आप बार बार कभी भी देख सकते हैं। ठीक है, तो ये मत सोचिए आपका कुछ नुकसान हुआ है। आप उसको 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद या 4 घंटे बाद या शाम को जब भी आपको समय मिले आप देख लीजिए, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो ठीक है, फिर स्टार्ट करते हैं सेशन को। हमेशा की तरह एक क्विक रिकैप, ताकि वो लोग जिन्होंने पहले 3 सेशन मिस कर दिए हैं, है ना, उनको वो इंफॉर्मेशन मिल जाए और इस सेशन के साथ साथ वो चले, उनको ये नहीं लगे कि हाँ कुछ नया सा कुछ हो गया है, हम एकदम ऑड वन आउट हैं। ठीक है, तो वो भी इंजॉय करें, आप भी इंजॉय करें। ओके, लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले आइडेंटिफाइंग द सब्जेक्ट। मैं रिपीट करा देता हूं फिर से। सब्जेक्ट वो पर्सन है जो सेंटेंस में काम कर रहा है, या फिर हम उसे कह सकते हैं इंग्लिश में डूअर ऑफ द एक्शन। ओके, डूअर ऑफ द एक्शन, या फिर वो पर्सन, प्लेस, थिंग, एनिमल है जिसके बारे में सेंटेंस बात कर रहा है, उसको हम सब्जेक्ट बोलेंगे। ओके, देन आइडेंटिफाइंग द वर्ब। वर्ब को आइडेंटिफाई करना है, इसका मतलब है वर्ब पहचानना है। इसका मतलब है कि एक ऐसा वर्ड, वर्ब का मतलब होता है एक ऐसा शब्द, या तो वो कि किसी मेन कार्य को, है ना, करने में हेल्प करता है। टाइम बताने के लिए इसको आप यूज कर सकते हैं, है ना, या फिर पर्सन के हिसाब से हो सकता है, सिंगुलर, प्लूरल। अगर एक वचन होगा तो हम कैसे, कौन सा वाला वर्ब यूज करेंगे, प्लूरल होगा तो हम कैसा वाला वर्ब यूज करेंगे। और दूसरा होता है मेन वर्ब। ठीक है, तो मतलब एक हो गया हेल्पिंग वर्ब, दूसरा हो गया मेन वर्ब। जो वर्ड आपको एक्शन बताए, परसेप्शन बताए, माने कार्य या विचार बताए, वो हो गया आपका मेन वर्ब। और जो उसकी सहायता करे, सहायक बने उसका, उसे कहते हैं हेल्पिंग वर्ब। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। आइडेंटिफिकेशन ऑफ सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन एंड वर्ब। अगर नाउन और वर्ब की पहचान कर लेते हैं तो सब्जेक्ट और वर्ब के रिलेशन को पहचानने में आपको सहूलियत या फिर आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो अगर नाउन सिंगुलर होता है तो उसमें एस ई एस नहीं लगेगा, लेकिन अगर प्लूरल होता है तो उसमें एस ई एस लगेगा। वहीं उल्टा होता है वर्ब के साथ में, अगर वर्ब होता है सिंगुलर में तो उसको एस ई एस लगाया जाता है। जैसे बॉय सिंगुलर है तो बॉय के लिए हम बोलेंगे प्लेज, बॉय प्लेज। लेकिन बॉयज, बी ओ वाई एस, बॉयज प्लूरल है तो हम बोलेंगे बॉयज प्ले। ठीक है, तो सिंगुलर वर्ब के साथ में, सिंगुलर नाउन के साथ में सिंगुलर वर्ब लगाया हमने, और प्लूरल नाउन के साथ में प्लूरल वर्ब लगाया हमने। आगे बढ़ते हैं। तो ये तो थे 3 पॉइंट जिसमें हमने, है ना, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट को शुरू करने से पहले कुछ बारीकियां हमको जाननी थी। ये वो है कि हम पहले सब्जेक्ट पहचाना सीख जाएं, वर्ब पहचाना सीख जाएं, है ना, उसके बाद हम रूल्स भी समझ पाएंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे। रूल नंबर 1 क्या था हमारा? तो रूल नंबर 1 कहता है कि जब दो या दो से ज्यादा सब्जेक्ट्स आप जोड़ रहे हैं जिनका फॉर्म सिंगुलर है और उन्हें आप एंड से जोड़ रहे हैं, तो उनके साथ में वर्ब होना चाहिए प्लूरल। ओके, रूल नंबर 2, जब दो नाउन्स रिफर करते हैं सेम पर्सन या थिंग को, माने लिखे तो दो नाउन है लेकिन दोनों का मतलब किसी एक ही व्यक्ति के साथ में है या एक ही थिंग के साथ में है, तो उनके संग आर्टिकल या एडजेक्टिव माय, योर, हिज, हर एक ही बार इस्तेमाल किए जाएंगे, है ना, इज यूज्ड ओनली वंस। लेकिन अगर ये सेम नहीं है, डिफरेंट है, तो आर्टिकल भी दो होंगे और पोजेसिव एडजेक्टिव ये भी आपके दो हो जाएंगे। ठीक है, साथ ही साथ में जो आपका वर्ब होगा वो भी बदलेगा सिंगुलर और प्लूरल के साथ में। ठीक है, अगर आपका सब्जेक्ट होता है सिंगुलर तो वर्ब होता है सिंगुलर, अगर सब्जेक्ट होता है प्लूरल तो वर्ब होता है प्लूरल। ओके, देन रूल नंबर 3 क्या था हमारा? कि अगर आपने सिंगुलर सब्जेक्ट को एंड से जोड़ा और उनके पहले, किनके, सब्जेक्ट के पहले आपने ईच या एवरी का इस्तेमाल किया, तो आपको सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करना होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रूल नंबर 4, अगर आपने पर्सनल प्रोनाउन माने आई, वी, यू, ही, शी, दे, इनके साथ में, या फिर इनको मतलब, या फिर आपने नाउन को और या नॉर के साथ में जोड़ा,
तो आपको ये भी चेक करना है कि वर्ब के पास में कौन सा वाला सब्जेक्ट है। जो भी सब्जेक्ट पास में रहे उसके हिसाब से वर्ब होना चाहिए। ठीक है, तो ये कैसा लिखा मिलेगा आपको? आपको और या नॉर लिखा मिलेगा बीच में, और से पहले सब्जेक्ट वन और नॉर के बाद में सब्जेक्ट टू, माने इन दोनों के, है ना, पहले और बाद में होंगे सब्जेक्ट। तो वर्ब जो होता है, या तो वर्ब आपको यहां मिलेगा सब्जेक्ट वन के पहले, या आपको मिलेगा वर्ब सब्जेक्ट टू के बाद में। ठीक है, तो वर्ब अगर सब्जेक्ट वन के पहले होगा तो सब्जेक्ट वन के हिसाब से वर्ब चूज करना है आपको, और सब्जेक्ट टू के बाद में होगा तो सब्जेक्ट टू के हिसाब से वर्ब चूज करना। माने पहला वर्ब पास में है तो पहले के हिसाब से, और दूसरा वर्ब पास में है तो दूसरे के हिसाब से। ठीक है, ओके, मूव करते हैं आगे। रूल नंबर 5, मॉडल्स। मॉडल्स क्या होते हैं? कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, विल, शैल, शुड, वुड, नीड नॉट, डेयर नॉट, यूज टू, ऑट टू, ये आपके मॉडल्स होते हैं। और मॉडल्स के बाद में जो भी आप वर्ब लगाते हैं वो होता है प्लूरल। ठीक है, मॉडल्स के बाद का जो भी वर्ब रहेगा वो होगा प्लूरल। ठीक है, देन रूल नंबर 6 इन्फिनेटिव के बारे में है। तो इन्फिनेटिव होता है टू प्लस वर्ब, तो ये टू के बाद का ये जो वर्ब है ये भी होता है प्लूरल। ओके, ये भी रहेगा प्लूरल। देन डेयर वर्सेस डेयर नॉट, और नीड वर्सेस नीड नॉट। तो डेयर और नीड को जब आप नॉट के साथ में यूज करते हैं तो ये कहलाते हैं मॉडल्स, है ना। अभी मैंने पढ़ा था ना, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, विल, शैल, शुड, वुड, नीड नॉट, डेयर नॉट, यूज टू और ऑट टू। और जब इन्हें नॉट के बिना यूज करते हैं, है ना, इस प्रकार से, तो फिर ये मेन वर्ब कहलाते हैं। अगर ये मेन वर्ब है तो ये होंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के हिसाब से रहेंगे। मतलब अगर आई का इस्तेमाल किया तो आई के साथ में आपको डेयर और नीड का इस्तेमाल करना होगा। ऐसे वी के साथ में, यू के साथ में या दे के साथ में आपको डेयर और नीड का इस्तेमाल ही करना होगा। लेकिन अगर आपने ही, शी, इट या वन के साथ में लगाया तो डेयर की जगह डेयर्स और नीड की जगह नीड्स का इस्तेमाल करना होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रूल नंबर 8, वर्ब ऑफ सपोजिशन, वर्ब ऑफ विश या वर्ब ऑफ ब्लेसिंग। अगर आपने ऐसा कोई वर्ब यूज किया जिसका इम्प्रैक्टिकल रिलेशन दिखता है, मतलब ऐसा रिलेशन जो अभी इस वक्त पॉसिबल नहीं है, तो वहां पे आपको WERE वर्ब का इस्तेमाल करना होगा। और अगर आपने ऐसी विश या ब्लेसिंग की बात की जिसमें में जो वर्ड है वो इम्प्लिसिट है, माने छुपा हुआ है, तो उसके साथ में जो आप वर्ब यूज करेंगे वो होना चाहिए प्लूरल। ठीक है, जैसे यहाँ पे वर्ब भी प्लूरल है और यहाँ पे विश या ब्लेसिंग के साथ में भी आपको प्लूरल वाला वर्ब ही यूज करना है। जैसे आपने आई विश बोला, या फिर आपने ही विश बोला, या इफ लगा के बोला आपने, ये ठीक है, तो इनके साथ जो वर्ब होगा वो वर्ब लगाना है आपको। और अगर आपने विश या ब्लेसिंग की बात की, जैसे बधाई हो, खुश रहो, भगवान करे तुम लंबी आयु जियो, है ना, ऐसे केस में आपको लगाना होगा प्लूरल वाला वर्ब। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो देखो ये तो थे रूल्स हमारे 8। तो अब मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, उस बार थोड़ा मैंने चेंज किया है। आपके लिए मैं प्रैक्टिस सेट भी लेकर आया हूँ पिछले 3 सेशन के, मतलब सेशन 1, 2 और 3। ठीक है, तो मैंने 2-2 सेंटेंस या 3-3 सेंटेंस लिए हुए हैं। अब आपका काम सिंपल है, पॉज करिए, अपने आप से सॉल्व करने की कोशिश करिए, और फिर मैं इनका आंसर्स आपको बताऊंगा। ठीक है, चलिए जुट जाइए। ओके, आई एम श्योर आपने सॉल्व कर लिए होंगे, तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पहला है पेन एंड इंक आर माय फर्स्ट रिक्वायरमेंट। ठीक है, मैंने ये सेंटेंस थोड़ा सा अलग सा लिखा हुआ है, इसको मैं स्टार डाल देता हूँ, इसको मैं बाद में समझाऊंगा, लेकिन इसका आंसर समझा देता हूँ। इसका आंसर आर की जगह यहाँ पर आपको इज करना होगा। ठीक है, ओके। देन सेकेंड है एवरी हॉर्स एंड कैमल आर सोल्ड अवे इन द फेयर। मतलब हर घोड़ा और हर जो ऊंट है वो इस मेले में बेचे जाते हैं, लेकिन एवरी के साथ में आपका वर्ब होना चाहिए इज। ठीक है, सेकंड में भी आपको इज का इस्तेमाल ही करना होगा। देन नाइदर मैन नॉर वुमन इज केपेबल। तो देखा हमने, नॉर बीच में आ गया, मैन सब्जेक्ट 1 है और विमेन सब्जेक्ट 2 है, तो 2 के पास में तो लिखा हुआ इज, माने तीसरा वाला सही है। ठीक है, जो गोले होंगे, जो सर्कल होंगे, वो सही सेंटेंस के लिए होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आइदर शी और हर सिस्टर्स इज रिस्पॉन्सिबल। फिर से सिस्टर्स के बगल में इज है, तो आपको यहाँ पे आर का इस्तेमाल करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। ही एंड आई हैव लिव्ड इन द सेम हाउस। तो ये बिल्कुल सही है, बिकॉज आपने ही और आई दोनों के लिए इस्तेमाल किया हुआ है, तो हैव का इस्तेमाल ही करते, इसलिए।
देन 6, शी डेयर्स नॉट इंसल्ट मी, तो नॉट के साथ में तो एस वाला वर्ब आता ही नहीं है, गलत हो गया। देन 7, नीड शी क्राइज फॉर सच पेटी थिंग्स, तो यह सवाल पूछा हुआ है, तो ये हमने देखा था लास्ट क्लास में, नीड्स अगर सवाल पूछा हुआ है तो वर्ब प्लूरल होना चाहिए। देन 8, द नोटेड एक्टर एंड म्यूजिशियन, तो आर्टिकल द कितनी बार आया, एक बार आया, एक्टर के साथ में और म्यूजिशियन के साथ में बीच में एंड लगाया हुआ है, तो इसका मतलब दोनों सेम पर्सन है, तो आर की जगह आपको इसमें इज का यूज करना चाहिए। देन 9, इफ शी वॉज अ पायलट, तो यहाँ पे इफ हमें दिया हुआ अगर के केस में, तो अगर पायलट होती तो किसके लिए उड़ती वो एयर इंडिया के लिए उड़ती। शी वुड लाइक टू फ्लाई फॉर एयर इंडिया, शी लाइक्स द ब्रांड वेरी मच, उसे ब्रांड बहुत पसंद है, ठीक है। तो यहाँ पे अजम्पशन है, यहाँ पे एक इम्प्रैक्टिकल से विश है, तो वॉस की जगह आपको यहाँ पर वर का इस्तेमाल करना चाहिए, ठीक है। देन बढ़ते हैं लास्ट, पायल विल रीच द होटल बिफोर 3 PM टुमारो एंड एड्रेस द क्लाइंट्स, पायल जो है वो 3 बजे से पहले होटल पहुंच जाएगी कल और क्लाइंट्स को एड्रेस करेगी। तो पायल सिंगुलर है तो इसलिए हमको एड्रेसेस का इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन इन जनरल करना चाहिए, नॉर्मल सिचुएशन की बात कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे जो कंजंक्शन एंड है उसके पहले आपने, उसके बाद आपने वर्ब यूज किया हुआ है, तो इसका मतलब है कि ये वर्ब अकेला नहीं है, ये तो दूसरा वर्ब है। तो पहला वर्ब किधर है, तो पहला वर्ब ये लिखा हुआ है रीच, और रीच के पहले क्या लिखा हुआ है, विल एक मॉडल है, मॉडल यूज किया हुआ है, और मॉडल के बाद का वर्ब कैसा रहता है, प्लूरल। तो रीच तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन एड्रेस में गलती हो गई, यहाँ पर एड्रेसेस की जगह एड्रेस का इस्तेमाल ही होना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पे दो सेंटेंस को जोड़ा हुआ है एंड के साथ में। रूल ये कहता है कि अगर आपने दो सेंटेंस को जोड़ा हुआ है ना, एंड के साथ में, और दोनों वर्ब के साथ में जुड़ रहे हैं, तो आपका वर्ब सेम टेंस का होना चाहिए। तो यहाँ पे विल के साथ में हम टुमारो की बात करें तो कल ही तो एड्रेस करेंगे, इसलिए आपको इसमें एड्रेसेस की जगह एड्रेस का इस्तेमाल करना चाहिए। ओके, तो हम श्योर आपको समझ में आया होगा ये। आगे बढ़ते हैं, चलिए तो फिर आज के रूल्स की बात कर लेते हैं। तो आज का रूल्स है कलेक्टिव नाउन्स के बारे में, ठीक है, कलेक्टिव नाउन्स एंड द वर्ब। तो कौन कौन से कलेक्टिव नाउन्स होते हैं, माने ऐसे नाउन जो समूहवाचक होते हैं। गवर्नमेंट समूहवाचक है, पार्लियामेंट है, असेंबली है, काउंसिल है, आर्मी है, क्रू है, स्टाफ है, जूरी है, फ्लीट है, क्राउड है, मेजॉरिटी है, मॉब है, ठीक है। अच्छा देखो, यहाँ से मुझे एक बात और बतानी है आपको, ठीक है। मैं जब क्लासरूम में पढ़ाता था तो मैं बहुत सारे लोगों के चेहरे देख के मैं बता सकता था कि कौन से बच्चे को समझ में आ रहा है, कौन से को नहीं आ रहा है, ठीक है। तो मेरी हमेशा से एक पहल रहती है, मैं कोशिशें करता हूँ कि क्लास में सिंगल बच्चा भी अगर समझ नहीं पा रहा है तो मेरा फर्ज बनता है उसको मैं समझाऊं। लेकिन अब जरा ये बताना कि जब तक मुझे बच्चे अपनी प्रॉब्लम्स नहीं बताएंगे तो मैं कोई अंतर्यामी तो हूँ नहीं जो ये बता पाऊँ कि आपको प्रॉब्लम क्या है, उसका आंसर भी आपको मैं दे पाऊँ। क्या ये मुमकिन है? ये मुमकिन तो नहीं है ना। तो इसलिए फर्ज आपका बनता है कि आप मुझे बताएं, ठीक है। अब एक सिचुएशन जो मैंने ऑब्जर्व करी है, बच्चों ने मुझे बताया नहीं है, मैंने ऑब्जर्व करी है कि उनके लिए वोकैबलरी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, ठीक है। उनके लिए वोकैबलरी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। मान लीजिए कि उन्होंने एक पैराग्राफ पढ़ा, ठीक है, यहाँ से ऐसे पैराग्राफ लिखा हुआ है, पढ़ा उन्होंने, और पैराग्राफ में पहला वर्ड जो ऐसा आया जो कभी उन्होंने पढ़ा ही नहीं था, कभी वो जानते ही नहीं थे। फिर अगली लाइन में उनको एक और वर्ड ऐसा मिल गया, ठीक है ना, फिर एक और वर्ड उनको ऐसा मिल गया, फिर एक और वर्ड उनको मिल गया, ठीक है। तो फिर वो ये नहीं कोशिश करते हैं कि एक बार मैं पूरा पैराग्राफ पढ़ के इसे कॉन्टेक्स्ट में जानने की कोशिश करूं, माने इसमें जो भी बाकी बातें लिखी हुई हैं उनके हिसाब से समझने की कोशिश करूं, ठीक है। वो ये कोशिश नहीं करते, इसलिए वो क्या करते हैं, वो कॉन्टेक्स्ट को फॉलो नहीं करते, वो बहुत जल्दी हार मान जाते हैं, ठीक है। वो गिव अप कर देते हैं और फिर ना वो खुद पढ़ते हैं ना बाकी बच्चों को पढ़ने देते हैं, ठीक है ना। फिर बाकी बच्चों के संग वो हंसी मजाक करते हैं, है ना, वहीं पे टीचर सामने बैठे बैठे वो गेम खेल रहे होते हैं। आपको लग रहा होता है कि आपको कोई देख नहीं रहा है, लेकिन टीचर को सब दिखता है, ठीक है। वो ऐसी सिचुएशन में होता है कि उसे सब दिख रहा होता है, कितने बच्चे वो पढ़ रहे हैं, कितने बच्चे वहां नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो बस मेरी गुजारिश आपसे आपसे यही है कि आप जो भी कुछ पढ़ रहे हैं जरूरी नहीं है आपको एक बार में सब कुछ समझ में आ जाए, ठीक है। ये कोई ऐसा रूल नहीं है, कहीं लिखा नहीं है कि आपने कोई चीज एक बार में पढ़ी तो आपको एक बार में आ जानी चाहिए। जिसको आ रही है ठीक है, उसके लिए अच्छा है,
लेकिन अगर आपके संग ये प्रॉब्लम है कि आपको वो चीज़ समझ में एक बार में नहीं आ रही है और वो भी वोकैबुलरी की वजह से, तो आप गिव अप मत करें प्लीज। ठीक है, आप हार मत मानिए, आप कोशिश करिए। देखो मैं इसमें रूल क्या समझा रहा हूं कि अगर आपको कलेक्टिव नाउन मिलता है जैसे कि ये, ठीक है, तो आपके मन में पहली बात घर क्या करनी चाहिए कि ये सारे कलेक्टिव नाउन है ना। आपका फंक्शन क्या है मैंने बता दिया। पहला वर्ड क्या लिखा हुआ है, आप भी साथ साथ बोलिए, गवर्नमेंट। ठीक है, दूसरा है पार्लियामेंट, तीसरा है असेंबली, चौथा है काउंसिल, फिर है आर्मी, क्रू, स्टाफ, जूरी, फ्लीट, क्राउड, मेजॉरिटी एंड मॉब। ठीक है, तो आपका फंक्शन बस इतना है कि आप मेरे साथ साथ चलते जाइए। मैंने बोला कि ये कलेक्टिव नाउन है, आपको मानना है, ठीक, कलेक्टिव नाउन। ठीक है, बहुत वजह क्या करेंगे। अच्छा मुझे जरा गवर्नमेंट की मीनिंग बताना हिंदी में क्या होता है। अब प्रॉब्लम कहाँ पे आती है, जब आप हर चीज को हिंदी में समझने की कोशिश कर रहे होते हैं, ठीक है, तो वहां पे प्रॉब्लम ये होती है कि हिंदी में जानने की आपकी जो आदत है ना, ये आपको कई जगह पे सीखने से रोक देती है। ठीक है, तो कभी भी अपनी लर्निंग को बांध मत दीजिए, है ना, उसको बाधित मत करिए कि नहीं हम एक तरीके से ही सीखेंगे। तरीका ये होना चाहिए कि आपको जितने तरीके मिले आप सबको ग्रहण करने की आदत डालें, आपको आदत होनी चाहिए। ठीक है, अब आपको मैं एक और कहानी बताता हूं कि अब क्या आपने आज से पहले कभी जूम मीटिंग के बारे में सुना, वेबिनार्स के बारे में सुना। ठीक है, होते पहले भी थे लेकिन इक्का दुक्का हुआ करते थे, बहुत कम हुआ करते थे। और ये आकलन लगाया जा रहा था कि 2025 के आने तक, है ना, ये वेबिनार्स ये जूम मीटिंग्स वगैरह बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट हो जाएंगी 2025 के आने तक। क्यों हो जाएंगी, क्योंकि टेक्नोलॉजी जो है वो धीमे धीमे गांव तक पहुंच रही है ना, गांव में भी लोग अब फोन यूज करने लगे हैं। ठीक है, तो इसलिए यह आकलन था। लेकिन किसे पता था कोरोना वायरस फैलेगा, और अब कोरोना की वजह से जो भी हम फिजिकल कांटेक्ट हो सकता था हम सबका, हम लोगों को घर जाकर उनसे मिल सकते थे, हमारे क्लासरूम में बच्चे आके न पढ़ सकते थे, अब क्या हो रहा है, अब उसकी वजह से जो काम 2025 में होना चाहिए था वो 2020 में हो गया। देख रहे हैं, तो आप कभी ये नहीं बोल सकते कि नहीं मुझे नहीं सीखना है ना, मुझे इसकी आदत नहीं है, मुझे मजा नहीं आता है, मुझे कंफर्ट नहीं लगता है। ठीक है, कभी भी आप ये मत बोले, आप अपने तरफ से पूरा प्रयास करें। ठीक है ना, धीमे धीमे चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो कभी आप ये मत करना कि वोकैबुलरी आपको समझ में नहीं आ रही है तो आप पढ़ना ही छोड़ दें, जो बहुत बच्चे करते हैं, मैं नोटिस करता हूँ। तो आप ऐसा बिल्कुल मत करें। ठीक है, अगर आप मेरे स्टूडेंट हैं तो आपको मेरे साथ साथ चलना होगा, जैसे तरीके बताता रहा हूँ मैं आपको आपको फॉलो करना होगा। ठीक है, और जो तरीके आपको मैं बता रहा हूँ ये ट्राइड एंड टेस्टेड हैं। ठीक है, मैंने आजमाया है, ये फर्क पैदा करता है, बच्चों ने आजमाया है, उनको भी इससे राहत मिल रही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो रूल क्या कहता है, रूल ये कहता है कि कलेक्टिव नाउन के साथ में जो भी वर्ब होता है वो सिंगुलर और प्लूरल दोनों हो सकता है। दोनों प्रकार का वर्ब आप लगा सकते हैं एक कलेक्टिव नाउन के साथ में। माने अगर इज हो सकता है तो आप आर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। जरा मैं ऐसे मिटा देता हूं पहले। ठीक है, ओके, हाँ, तो वर्ब जो है वो सिंगुलर प्लूरल दोनों प्रकार का हो सकता है। मतलब अगर इज हो सकता है तो आप आर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप हैज का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप हैव का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ठीक है, आप अगर वॉज का इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर आप वर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अगर आप डू का डस का इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर आप डू का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ठीक है, अब ये कैसे हो सकता है, क्या इनकी स्पेलिंग चेंज करनी होगी, तो आंसर है नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको इनकी स्पेलिंग में कोई अंतर पैदा नहीं करना है। ये जिस स्पेलिंग में अभी लिखे हुए हैं आपको इनको उसी स्पेलिंग में यूज करना है। लेकिन आप इनके साथ वर्ब सिंगुलर लगा सकते हैं, आप इनके साथ वर्ब प्लूरल लगा सकते हैं। वो कैसे, समझिए जरा ध्यान से। अगर सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल कर रहे हैं इसका मतलब है कि जितने भी मेंबर्स हैं, है ना, जितने भी मेंबर्स हैं इस कलेक्टिव नाउन के, ठीक है, वो सब यूनाइटेड हैं। माने जो व्यक्ति सेंटेंस लिख रहा है इन सब का इस्तेमाल करके वो मेंबर्स को मेंबर्स नहीं देख रहा है, सिंगल पर्सन की तरह देख रहा है, जैसे एक पूरा झुंड मिलाकर एक बना। ठीक है, हाँ, अगर वैसा देख रहा है तो आप उसके साथ में वर्ब सिंगुलर लगा लीजिए। अगर आपको लगता है कि वो जितने मेंबर्स हैं हमको अलग अलग देख रहे हैं, माने सॉरी यूनाइटेड मिल गया मैंने, हम उनको अलग अलग देख रहे हैं माने डिवाइडेड देख रहे हैं, तो फिर हमको प्लूरल वाले वर्ब लगाने हैं, माने आर हैव वर या डू का इस्तेमाल करना है। ठीक है, फिर समझिएगा,
अगर हमको लगे कि सारे मेंबर्स मिलके एक तरह काम कर रहे हैं, एकजुट हो गए, तो आपको लगाना है इज, हैज, वॉज या डज, माने सिंगुलर वर्ब, और लगे वो विभाजन उनमें है, डिवीजन उनमें है, तो फिर आपको आर, हैव, वर या फिर डू का इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है, आइए इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। ओके, एग्जाम्पल देखिए, बहुत सारे एग्जाम्पल अपने पास में यहाँ पर है। पहला एग्जाम्पल देखिए, कमिटी कलेक्टिव नाउन है, फिर उसके बाद में क्रू कलेक्टिव नाउन है, पार्लियामेंट कलेक्टिव नाउन है, जूरी कलेक्टिव नाउन है, और मॉब भी कलेक्टिव नाउन है। ठीक है, समझते हैं। लिखा सेंटेंस क्या है, द कमिटी हैज टेकन अ डिसीजन। ठीक है, तो डिसीजन माने निर्णय होता है, तो कमिटी माने जो भी एक संस्थान है जिसको निर्णय लेने के लिए रखा गया है, उसने निर्णय ले लिया, माने सब एकजुट हो गए, एक मत हो गए। ठीक है, इसलिए आपने इसमें हैज का इस्तेमाल किया। ठीक है, लेकिन आगे क्या लिखा हुआ है, द कमिटी आर डिवाइडेड ऑन अ इशू। तो डिवाइड होने का मतलब वो में विभाजन है, तो हमको कम से कम दो गुट तो दिखाई दे रहे होंगे, तो आर का इस्तेमाल कर लिया हमने। फिर द क्रू इज वेल ट्रेन, माने क्रू को हमने ट्रेन किया हुआ है, तो माने सबको एकजुट एक तरीके ट्रेन किया हमने, तो यहाँ पे हमने इसका इस्तेमाल कर लिया। फिर द क्रू वर टेकन प्रिजनर्स, माने क्रू को प्रिजनर बना दिया। क्रू माने क्या होता है, क्रू माने ग्रुप। ठीक है, कैसा ग्रुप हो सकता है, जैसे आप नाव में अगर सवार हैं, किसी शिप में सवार हैं, तो वहां पे जो क्रू मेंबर्स होते हैं, इसका मतलब है नाव में जितने भी काम करने वाले कर्मचारी, उनकी बात यहाँ पे हो रही है। ठीक है, तो जब सबको बंदी बनाया गया तो सबको एक साथ थोड़ी बनाया गया होगा, अलग अलग बनाया गया होगा, इसलिए आपने वर का इस्तेमाल किया। फिर द पार्लियामेंट हैज इलेक्टेड इट्स स्पीकर्स, तो पार्लियामेंट के लिए आपने यहाँ पर इट्स का इस्तेमाल किया हुआ है, इसलिए हमें यहाँ से हिंट मिल जाता है कि हम यहाँ पर एकजुट होने की बात कर रहे हैं, इसलिए हैज का इस्तेमाल किया। अब इसी सेंटेंस में अगर मैं देयर वर्ड का इस्तेमाल कर लेता, ठीक है, इट्स की जगह अगर देयर का इस्तेमाल कर लेता, तो इसी सेंटेंस में बिना कुछ चेंज किए मुझे हैज को चेंज करना पड़ जाता। ठीक है, मैं यही सारे वर्ड्स वही द, पार्लियामेंट, इलेक्टेड, स्पीकर्स, बस देयर लग जाता इट्स की जगह, और हैज की जगह हैव करना पड़ता। ओके, आगे बढ़ते हैं। द गवर्नमेंट हैव डिसाइडेड टू इंट्रोड्यूस द बिल। ठीक है, देखिए यहां पर डिसीजन लिया सबने एकजुट होकर, यहां पर डिसाइड किया सबने एक साथ ही किया होगा ना, लेकिन उसके बाद भी आपने हैव का इस्तेमाल किया। ठीक है, तो यहां से एक बात और समझनी है आपको, जो भी ऑथर है, ठीक है, जो भी ऑथर है, जो भी राइटर है, ठीक है, उसकी, या स्पीकर जो भी होता है, ठीक है, ये उसकी अपनी फ्रीडम ऑफ स्पीच है कि वो कलेक्टिव नाउन के साथ में कैसा वर्ब यूज करना चाहता है, कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ठीक है, लेकिन क्योंकि हमको एक एग्जाम देना है, एक ऐसा एग्जाम देना जो कॉम्पिटिटिव लेवल का है, तो वहां पे कुछ रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, तो आपके लिए फ्रीडम ये है कि जब आप अपने मन से सेंटेंस फ्रेम कर रहे हो कलेक्टिव नाउन को यूज करके, तो फिर आप चाहे हैव लगाएं चाहे हैज लगाएं, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, हाँ, बस ध्यान रखना ऐसे वर्ड नहीं दिख जाए, डिवाइडेड जैसे वर्ड नहीं दिख जाए आपको, फिर आप कुछ नहीं कर सकते, फिर आपको आर का इस्तेमाल ही करना होगा। ठीक है, लेकिन इन जनरल देखा जाए, जैसे अगर मैं पहले वाले एग्जांपल की बात करूं, तो इसमें मैं हैज की जगह हैव भी कर सकता हूं, कोई गलती नहीं है इसमें। ठीक है, क्योंकि मुझे यहां से कहीं पर भी ये नहीं दिखाई दे रहा है, अगर आप मुझसे पूछेंगे मैं यही बोलूंगा आपसे ना कि डिसीजन सबने बराबर बराबर लिया होगा ना। अगर 5 मेंबर्स आपके होते हैं तो सबने एकजुट होकर डिसीजन लिया, मान लिया, लेकिन सबका अपना ओपिनियन भी तो है, नहीं है क्या? अगर मान लीजिए हम 10 लोग मिलकर कोई काम को करते हैं, तो हमारी यूनिटी देखा जाए तो हमारी सबकी एक क्षमता हो जाती है, लेकिन फिर भी हमारी इंडिविजुअल कैपेसिटी तो होगी ना, नहीं होगी क्या? बिल्कुल होगी। तो आप अगर दोनों चीजों को मद्देनजर रखें, इसलिए तो मैं बता रहा हूं आपको, आप हैज भी लगा सकते हैं, इसलिए आप हैव भी लगा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। द जूरी आर डिवाइडेड, तो फिर से डिवीजन वर्ड आ गया, तो आपको आर का इस्तेमाल करना चाहिए था। फिर मॉब ने, है ना, क्या किया, पत्थर फेंकना शुरू कर दिया। मॉब कौन होते हैं? उपद्रवी भीड़ होती है मॉब, है ना, जो उपद्रव करने, दंगा फसाद करने वाले लोग होते हैं, उसके लिए मॉब वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और दूसरा मैंने क्या बोला था, कॉन्टेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, क्या लिखा हुआ है, थ्रोइंग स्टोन। तो ऐसा ग्रुप जो है पत्थर फेंकने लग रहा है, तो वो अच्छे लोग हैं बुरे लोग हैं? ऑब्वियसली बुरे लोग होने चाहिए, तो आपने यहाँ पर मॉब के लिए लगा रहा है वर्ड हैव। कैसे? पत्थर फेंक रहे हैं तो सबके हाथ में अलग अलग पत्थर है, आप ऐसे देख लीजिए। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। द जूरी हैव कम टू अ अनोनिमस डिसीजन। ठीक है, तो यहाँ पे जूरी के लिए आपने हैव का इस्तेमाल किया, माने सब एकजुट होकर या फिर सब अपना अपना डिसीजन ले रहे हैं। तो जैसा मैंने आपसे कहा था, ऑथर की, राइटर की, स्पीकर की अपनी फ्रीडम है, तो वो हैव लगाए चाहे हैज लगाए। ठीक है,
लेकिन आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, डिवीजन जैसा वर्ड आपको दिख जाए तो आपको प्लूरल ही रखना है, वैसे सिंगुलर रखिएगा, लेकिन डिवीजन जैसा कोई वर्ड आपको दिख जाए तो आपको प्लूरल ही यूज करना है। आगे बढ़ते हैं। रूल नंबर 11, नाउन्स अपीयरिंग प्लूरल, ऐसे नाउन जो प्लूरल जैसे दिखते हैं, उनकी स्पेलिंग जो है वो होती है प्लूरल फॉर्म की, जैसे न्यूज, वेजेस, फिजिक्स, पॉलिटिक्स, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स एंड इनिंग्स। ठीक है, अभी प्लूरल कैसे हुए, जैसे आपको मैं एग्जांपल दूं, बॉय, गर्ल, टेबल, चेयर। ठीक है, अब जरा बताइए सारे प्लूरल हैं कि सिंगुलर हैं? सिंगुलर ही है ना। अगर मुझे बनाना है इनका प्लूरल तो कैसे बनाएंगे, एस ऐड करके, बॉयज, गर्ल्स, टेबल्स एंड चेयर्स। तो हमने इन सब के एंड में एक एक्स्ट्रा लेटर यूज किया जो कि एस था, जिनसे ये बन गए प्लूरल। वही हमने किया, देखो ना, न्यूज में भी लास्ट में एस है, वेजेस में एस है, फिजिक्स में, पॉलिटिक्स में, मैथमेटिक्स में, इकोनॉमिक्स और इनिंग्स, इन सब के एंड में एस लगा हुआ है, तो ये स्पेलिंग वाइज प्लूरल है, वैसे नहीं है, स्पेलिंग वाइज प्लूरल है। ठीक है, तो इनके संग क्या होना चाहिए, इनके साथ में जो भी वर्ब होगा वो वर्ब होना चाहिए सिंगुलर। ठीक है, इनके साथ का जो वर्ब होगा वो होना चाहिए सिंगुलर। आगे बढ़ते हैं। अब इन्हें एग्जाम्पल समझ लीजिए। पॉलिटिक्स इज नॉट एन ईजी गेम, तो पॉलिटिक्स के साथ में वर्ब कैसा लग रहा है, सिंगुलर। फिर मैथमेटिक्स इज अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट, वर्ब कैसा लग रहा है, इज। द वेजेस ऑफ सिन इज डेथ, तो इसमें वेजेस के लिए वर्ब कैसा लगाया आपने, इज, सिंगुलर है ये भी। और न्यूज इज करेक्ट, यहां पर भी आपने इज ही लगाया हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओके, रूल नंबर 12 अब है नाउन्स अपीयरिंग सिंगुलर। अब उन नाउन की बात करेंगे जो सिंगुलर दिखते हैं। कौन कौन से होते हैं, जैसे डजन, स्कोर, मिलियन, 100, 1000, पीपल, कैटल। ये वो वर्ड्स हैं जो दिखने में तो सिंगुलर है पर होते सारे कैसे, प्लूरल, इसीलिए इनके साथ में जो भी वर्ब होगा वो होना चाहिए प्लूरल। ओके, अब इसमें क्या राज समझ लेते हैं। भाई इसमें संख्या है ना, ये सारे वर्ड्स जो हैं वो नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। डजन कितना होता है, डजन 12 होता है। ठीक है ना, स्कोर का कोई नंबर ही नहीं होता, मिलियन आप जानते ही हैं, 100, 1000 आप जानते हैं। पीपल का मतलब क्या होता है, पीपल का मतलब दो या दो से ज्यादा लोग, माने पर्सन्स। ठीक है, जब पर्सन जो है वो ज्यादा हो जाए तो हमको उसको पीपल कह सकते हैं। या फिर थ्योरी ये भी है कि जितने भी लोग एक जैसे दिखने वाले या एक जैसे काम करने वाले लोग होते हैं उन्हें पर्सन कहते हैं, लेकिन जो अजनबी होते हैं इकट्ठे मिले तो हम उन्हें पीपल कहेंगे। जैसे रास्ते में जब आपको चलते हुए भीड़ दिखाई दे, आप क्या बोलोगे, पीपल आर कमिंग कि पर्सन आर कमिंग, तो आंसर है पीपल आर कमिंग। ठीक है, लेकिन एक ऑफिस के, है ना, प्रीमाइसेस में देख लीजिए, वहां पे आपको जो दिख रहे हैं वो पीपल नहीं मिलेंगे, आपको वहां पे पर्सन्स मिलेंगे, बिकॉज दे आर वर्किंग फॉर द सेम कॉज, फॉर द सेम कंपनी, दैट इज वाई। ओके, और कैटल का मतलब होता है मवेशी, इसलिए इन सब के साथ में जो वर्ब होगा वो प्लूरल होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये सब जो है वो संख्या को रिप्रेजेंट करते हैं जो कि ज्यादा होती है। एग्जाम्पल देखते हैं। अ डजन वर इंजर्ड, माने एक दर्जन लोग इंजर्ड हुए। A million were saved by the drought or drought। ठीक है, 1 मिलियन के आसपास लोग जो हैं वो सेव हुए। देन द कैटल वर ग्रेजिंग, मवेशी चर रहे हैं। एंड द पीपल आर सेटिस्फाइड, लोग जो हैं वो संतुष्ट हैं। ठीक है, हम श्योर आपको समझ आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। रूल नंबर 14, नाउ कंसिडर द फॉलोइंग फ्रेजेस, आप इनको ध्यान से पढ़िए। विद, टुगेदर विद, अलोंग विद, इन एडिशन टू, as well as, like and not, no less than, rather than, more than, unlike, besides, including, excluding। ठीक है, फिर से जो भी मैं आपको वर्ड्स बताता हूँ, एक लिस्ट अगर देता हूं तो आपका काम रहेगा मेरे साथ साथ बोलने की कोशिश करिए। ठीक है, देखो मेरा एक और चैनल है इंग्लिश ज्ञान, जहां पे मेरा फंक्शन ये रहता है कि मैं आप लोग की इंग्लिश स्पोकन वाला जो पार्ट है ना उसको इंप्रूव कर दूं। क्योंकि देखो बच्चों, अगर आपका स्पोकन वाला पार्ट इंप्रूव हो जाता है ना तो आप में कॉन्फिडेंस लेवल जो है ना एकदम स्काई रॉकेट हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा।
ठीक है ना। फिर उसके बाद आपकी रिटर्न है ना, आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम फिर मान नहीं रखते, फिर वो तो अपना आप इंप्रूव हो जाएंगे। अब जरा मुझे बताइए, अगर मैं किसी ब्रिटिशर को या किसी अमेरिकन को ये एग्जाम देता हूँ इंग्लिश वाला, क्या वो क्वालिफाई कर पाएगा नहीं कर पाएगा? ठीक है। अब मैं किसी को अगर दे रहा हूँ तो वो उस लेवल का तो होगा ना, बीकॉम बीएससी टाइप का तो होगा ना। तो इंग्लिश का एग्जाम आसानी से क्लियर कर लेगा वो, है ना, भले उसने इंग्लिश ना भी पढ़ी हो, वो आसानी से क्लियर कर सकता है बिना ज्यादा इंग्लिश के ग्रामर के रूल्स जाने हुए। कैसे? बेटा वो दिन भर, बचपन जब से पैदा हुआ है तब से लेके, है ना, रात में सोने तक, है ना, सुबह से लेके रात में सोने तक वो इंग्लिश ही बोलता है ना, फर्क देख रहे हो? हम क्या कर रहे हैं, हम सिर्फ इंग्लिश बोलते हैं काम पे। ठीक है, मैं अपने घर में थोड़ी इंग्लिश बोलता हूँ। आई एम एन इंग्लिश फैकल्टी बट दैट इज अ डिफरेंट सिचुएशन। वाई? बिकॉज आई हैव टू टीच इन इंग्लिश, मुझे इंग्लिश में पढ़ाना होता है, तो उस टाइम तो इंग्लिश में निकाल रहा हूँ, बोल रहा होता हूँ। ठीक है, लेकिन जब घर में आता हूँ थोड़ी अंग्रेजी बोलता हूँ, है ना। तुम्हारा एनवायरनमेंट जो है हमको इस बात की इजाजत नहीं देता कि दिन भर हम इंग्लिश बोलें। हाँ, ज्यादा हो सकता है कि हम ये माने कि हम दिन में 4 लोगों से मिलते हैं, हम कोशिश करें उनसे इंग्लिश बोलने की। लेकिन जब तक हमारा स्पोकन इंप्रूव नहीं होगा तब तक हमें कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, तब तक छोटे छोटे रूल्स भी हमको, है ना, पढ़ने पड़ेंगे किताब में। ठीक है, वरना आप सोच के देखो जरा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम एक एप्टीट्यूड टेस्ट है ना, उसके लिए कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट होना ही नहीं चाहिए पहली बात तो। ठीक है, तो ये एक बेतुकी सी बात है, लेकिन फिर भी जरूरत पड़ती है, बिकॉज हमारा जो इंग्लिश है ना, उससे उतना ही वास्ता है जितना, है ना, क्षितिज का है। माने धरती का आकाश से जो मिलन है ना, उसी प्रकार से हमारा भी होता है कि हम क्योंकि हिंदी में ज्यादा बात कर रहे होते हैं तो इंग्लिश हमको आएगी कैसे? और सिर्फ रूल पढ़ लेने से, रूल जान लेने से इंग्लिश के आप ज्ञाता नहीं बन जाएंगे। ना मैं ज्ञाता हूं ना आप बन सकते हैं, ठीक है ना। तो उसके लिए वी हैव टू स्पीक इन इंग्लिश। ठीक है, और कॉन्फिडेंस इन स्पीकिंग इंग्लिश शुड बी हाई। ठीक है, और वो हाई तभी हो सकता है जब आपको रेगुलर प्रैक्टिस करने को मिले। ओके, चलिए। तो इनमें क्या रूल है? इनमें रूल ये है कि मान लीजिए आपने सब्जेक्ट 1 का इस्तेमाल किया और सब्जेक्ट 2 का इस्तेमाल किया, और बीच में आपने ये इनमें से कोई भी वर्ड यूज कर लिया, है ना। सब्जेक्ट 1 के साथ में विद लगा दिया, टुगेदर विद लगा दिया, अलोंग विद लगा दिया, तो रूल ही कहता है कि आपको हमेशा सब्जेक्ट 1 के हिसाब से ही वर्ब को चूज करना है। ठीक है, आपको सेकंड को देखना ही नहीं है, आपको सिर्फ 1 को देखना है, उसके हिसाब से वर्ब लगा लेना है। ठीक है, आइए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। ओके, एग्जाम्पल देखिए। द कमांडर विद ऑल हिज सोल्जर्स वॉज किल्ड, तो इसमें वॉज किसके लिए है? वॉज है कमांडर के लिए। ठीक है, अगला देखिए। द चीफ कैशियर टुगेदर विद ऑल हिज मैन हैज बीन डिसमिस्ड, तो हैज किसके लिए है? हैज है चीफ कैशियर के लिए। फिर ही एज वेल एज हिज फ्रेंड्स हैज फेल्ड, तो इसमें हैज है ही के लिए। फिर राम लाइक मोहन एंड सोहन इज फॉन्ड ऑफ पिक्चर्स, तो अब हम कह सकते हैं भाई पिक्चर का मतलब मूवीज का, चित्र है ना, पिक्चर्स का शौक जो है वो मोहन सोहन दोनों को ही तो है, राम को भी है, इन दोनों को भी है, तो टोटल 3 लोग हो गए। लेकिन सेंटेंस का स्ट्रक्चर समझिए, है ना। इसमें जो लाइक वर्ड लिखा हुआ है, तो लाइक से लेके ये सोहन तक जो है ये सब्जेक्ट नहीं माना जाएगा, इसमें राम सब्जेक्ट है, राम के लिए आपने ये इस का इस्तेमाल किया हुआ है। ठीक है, एक बात आपको मैं और समझा देता हूं इसमें। ये जो कॉमास आपको दिखाई दे रहे हैं ना, ये कॉमा से कॉमा तक जो इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है, कोई भी सेंटेंस का पार्ट आपको ऐसा नजर आए कॉमा से कॉमा तक, तो उसको हम फ्रैगमेंट कहेंगे। ठीक है, उसको हम फ्रैगमेंट कहेंगे। आने वाले चैप्टर्स में आप फ्रैगमेंट को भी देखेंगे कि कैसे ये सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में, है ना, प्रॉब्लम क्रिएट करता है या कैसे हमको ये परेशान करता है। ठीक है, फ्रैगमेंट का काम क्या होता है? फ्रैगमेंट का काम होता है एक, है ना, सीधे साधे सेंटेंस को टेढ़ा बना देना। ठीक है, जैसे अब हमें अगर इसके बिना अगर हम देखो, अगर फ्रैगमेंट के बिना हम कहना चाहें तो सेंटेंस में क्या है? द कमांडर वॉज किल्ड, कोई डाउट है इसमें? बताइए, अब अगर वॉज की जगह कुछ और लगाते तो गलती नहीं होगी क्या? हो जाएगी ना। तो फिर क्या हुआ? अब अगर मैं बीच में देखूं इसको, तो विद ऑल इज सोल्जर्स लगा, तो ये सोल्जर जो है वो वॉज के बगल में है। तो बहुत से बच्चे इस बात को मान के बैठ जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कि सोल्जर्स के संग में वॉज कैसे होगा, वर होना चाहिए ना, तो वर लगा के वो गलती कर बैठते हैं। ठीक है ना, तो ये फ्रैगमेंट जो है ये हमको सिखाता है कि फ्रैगमेंट ने एक ऐसी इंफॉर्मेशन को सेंटेंस के बीच में लगाया है जो एक्चुअल में सेंटेंस का पार्ट नहीं है, हमने ऐड किया हुआ है। ठीक है, एक बात और समझा देता हूं आपको मैं, कि जरूरी नहीं है कि आपको ये
है ना, कॉमा से कॉमा तक लगाए मिले, क्योंकि एग्जामिनर जो है वो क्या करता है, कई जगहों पर तो वो ओरिजिनल कंटेंट क्रिएट करता है, वरना बाकी टाइम तो वो सिर्फ न्यूज़पेपर से, मैगजीन से, है ना, आर्टिकल से, रिसर्च पेपर से कंटेंट उठाता है और बस, है ना, उसको थोड़ा सा काट छाट करके उसको हमारे को पेश कर देता है। ठीक है, इसलिए चांसेस ज्यादा इस बात के हैं कि आपको ये कॉमास मिले ही ना। इसलिए इंपॉर्टेंट है यहाँ पे इन वर्ड को पहचानिए, लाइक, एज वेल एज, टुगेदर विद। देखिए लिस्ट पूरी है, ठीक है, आपके पास में, आप इस लिस्ट को याद रखें बस। ओके, और याद क्या रखना है, आप प्रैक्टिस करते जाइए, आपको याद अपना भी हो जाएगा, है ना। इसमें इतना बड़ा कोई है नहीं, कुछ है नहीं करने के लिए, बस प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। ओके, ये बात ध्यान रखना। ओके, सो वी हैव रीच्ड टुडेज सेशन, रीच द एंड ऑफ टुडेज सेशन। हम सेशन के अंत तक पहुंच गए हैं, और जैसा मैं हर बार करता हूं, है ना, जब आप रूल्स को मैं बता देता हूं तो उसके बाद में सेंटेंस की एक्सरसाइज भी आपके सामने लेकर आता हूं। तो लीजिए, नाउ देयर आर 10 sentences and please pause the session and try to answer them. Okay, I'm sure till now you must have solved the questions. Let's begin. तो पहला सेंटेंस है, द कमीशन डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन ऑन दिस इशू। तो देयर मतलब प्लूरल, डिवाइडेड मतलब प्लूरल, तो आपको इसमें आर का यूज करना चाहिए। ओके, आगे बढ़ते हैं। द कमिटी अराइव्ड एट अनोनिमस डिसीजन। मैंने क्या कहा था आपसे भाई, एक सिंपल सिचुएशन तो यह है कि ऑथर, राइटर या स्पीकर जो है अपने मन से कलेक्टिव नाउन के साथ में सिंगुलर प्लूरल वर्ब चूज कर सकता है, ठीक है ना। लेकिन क्योंकि आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है, तो यहाँ पे कहीं पर भी मुझे ये नजर नहीं आता कि टीम जो है या कमिटी जो है वो डिवाइडेड है, इसलिए मैं इसमें हैज का इस्तेमाल करूंगा। ठीक है, ये सिर्फ एग्जाम के लिए है, वैसे इन जनरल एग्जाम के बिना देखिएगा तो अगर मैं हैव लगाऊं तो भी कोई दिक्कत नहीं, हैज लगाऊं तो भी कोई दिक्कत नहीं, दोनों सही है। आगे बढ़ते हैं। द शिप सैंक एंड द क्रू डैश सीन मेकिंग एफर्ट्स फॉर लाइफ। बताइए क्या होगा इसमें, क्रू जो है वो अपनी जिंदगी के लिए तड़प रहे हैं, कोशिशें कर रहे हैं, ठीक है। तो कौन कर रहा है, क्रू के जितने मेंबर्स हैं वो अलग अलग ही कर रहे होंगे ना, तो हमें इसमें वर्क का इस्तेमाल करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। द गवर्नमेंट डैश बीन डेलिबरेटली ओवर दिस इशू, डेलिब्रेटिंग ओवर दिस इशू फॉर द लास्ट 2 years। गवर्नमेंट जो है पिछले कुछ कितने 2 सालों से इस इशू को टालते आ रही है, ठीक है ना। और गवर्नमेंट के लिए क्या करना है आपको, इसमें हैज है, दो लगा सकते हैं। फिर से हमारा आंसर इसमें होना चाहिए हैज, गवर्नमेंट हैज बीन, ठीक है। देन 5, देयर फर्स्ट इनिंग्स। तो इनिंग्स कितनी होती हैं, एक भी होती है, दो भी होती हैं, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, फर्स्ट लिखा हुआ, तो हमको यहाँ से एंड मिल गया, हम एक ही की बात कर रहे हैं, तो आंसर हमारा वॉज होगा। आगे बढ़ते हैं। ओवर अ मिलियन पीपल। तो मिलियन के साथ में वर्ब कैसा था, प्लूरल, वर्ब का आंसर वर्ब चूज करिए। देन मॉब क्या कर रहा है, ऑलवेज फिकल माइंडेड। मॉब कैसा होता है, हमेशा छोटी सोच वाला होता है। तो मॉब कौन है, एक ही पर्सन हुआ कि बहुत सारे हुए, तो बहुत सारे, लेकिन उसको हमने सिंगुलर फॉर्म में यूज करना है, क्योंकि हमने उनका कोई एक्शन तो बताया नहीं जो डिवाइडेड नजर आए, इसलिए। देन द प्रिंसिपल विद द जॉइंट सेक्रेटरी डैश इन द मीटिंग टुनाइट। तो विद लिखा हुआ है, इसका मतलब हुआ ये कॉमा से कॉमा तक बना फ्रैगमेंट एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, मेन तो प्रिंसिपल ही है ना, तो प्रिंसिपल के लिए वॉज का यूज करेंगे। आगे बढ़ते हैं। 9, विंटर रादर देन समर डैश लाइक्ड बाय मोहन एंड राकेश। माने समर से ज्यादा विंटर मोहन राकेश को पसंद है, आंसर है इज। Then 10th, the leader and politician who came with Rahul very friendly। ठीक है, तो फिर से ये कॉमा से कॉमा तक जो लिखा है ये क्या है, ये एक फ्रैगमेंट है, मैंने बताया था ना आपको। अब इसका कोई रोल है सेंटेंस में, कोई रोल नहीं है। दूसरा देखते हैं, द लीडर एंड पॉलिटिशियन। तो पहली बात तो विद के साथ राहुल को सब्जेक्ट मानेंगे नहीं, और दूसरा द एक ही बार आया है, मतलब लीडर पॉलिटिशियन दोनों सेम ही हुए, तो आंसर होगा इज। ओके, आई एम श्योर बच्चों आपको ये 10 सेंटेंसेस समझ में आए होंगे, और इसके पहले जो आपको मैंने रूल्स बताए थे ये भी आपको समझ में आए होंगे। अरे ये कुछ गलती मैंने कर दी है ना, 12 के बाद 13 लिखना चाहिए था, मैंने 14 कर दिया है ना। मैंने कल क्या कहा था, टू एयर इज ह्यूमन एंड टू फॉरगिव इज डिवाइन, सो यू आर डूइंग अ डिवाइन ड्यूटी। ओके, सो आज का सेशन इतना ही है।
थैंक यू फॉर योर एक्टिव पार्टिसिपेशन। आप जो कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, करते जाए। बस आपका डेवलपमेंट, आपका विकास होता रहेगा। और मैं तो हमेशा से आपके साथ में हूँ। जहाँ पे भी आपको कन्फ्यूजन लगे, है ना, व्हाट्सअप नंबर मेरा है आपके पास में। ठीक है, आपका फेसबुक पे आप जुड़े ही हैं मेरे साथ में, बस सवाल पूछते रहिए बेझिझक, मैं आपको उनके आंसर्स देता रहूँगा। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में। बाय बाय।